अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बोर्ड क्लियर है सबको? जी मैम, क्लियर है। अच्छा, आ गए सारे लोग, फिर हम शुरू करें। मैम आप साइड से कट रहा। अब ठीक है। अच्छा, पहले जो है वो ये देख लो, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड का जो है अच्छा जी, आ गए सारे लोग या अभी और लोग आएंगे? न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, सेंसेशन एंड परसेप्शन। इम्पोर्टेंट चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली परसेप्शन का एंड गेस्टाल्ट व्यू ऑफ परसेप्शन। शुरू करें? जी मैम। चले जी। अच्छा, लास्ट क्लासेस का उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और रिवीजन किया हुआ होगा, तो आज की क्लास का समझने में और आसानी होगी। अच्छा, न्यू टॉपिक है हमारे पास सेंसेशन एंड परसेप्शन। साइकोलॉजी में इसका क्या रोल प्ले होता है, या साइकोलॉजी में जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो इसको हम कैसे उसके अंदर पेनिट्रेट करके कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे अभी तक लोग आ रहे हैं, जैसे हमने बात की साइकोलॉजी की और हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक वो चीज है जिसे हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं और दूसरी वो चीज है जिसे हम बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। एनालाइज करना, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। अब क्या ये प्रोसेस, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये चीजें कहीं से सिखाई जाती हैं या जिंदगी के एक स्टेज गुजरने के बाद आपको ये चीजें आती हैं, या इसका कोई कोर्स करवाया जाता है जिससे आप लोगों के मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को एनालाइज कर सकें या पढ़ सकें या पढ़ के इंटरप्रेट कर सकें। तो इसका जवाब ये है कि साइकोलॉजी में, या जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी में हमारे पास इन चीज़ों को समझने के लिए ना ही कोई कोर्स करवाया जाता है, ना ही आप किसी यूनिवर्सिटी से इसकी डिग्री लेंगे, और ना ही जो है वो आपको कहीं से इसका कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी हुई हैं और उसकी डेवलपमेंट जो है, हाँ हम ये कह सकते हैं, वक्त के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट बढ़ती है, इंसान का ऑब्जर्वेशन और अच्छा होता है। लेकिन अगेन अब मैं अपने ही इस स्टेटमेंट को एक और जुमले से डिनाई करूंगी कि हर इंसान का ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा नहीं होता। ऑब्जर्व करने के लिए आपकी सेंसेस के साथ साथ आपके इंट्यूशंस का स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो अक्सर ये
जब कोई बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी तो बहुत नेगेटिव सोच है, या तुम जो है वो हमेशा काली जबान है, हमेशा गलत बात बोलो। गलत बात बोलना या नेगेटिव सोच होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारे मैसेजेस देता है। अब वो कैसे देता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारे पास सेंसेशन। सेंसेशन हम उस चीज को कहते हैं कि जब हम अपने एनवायरनमेंट में, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल एक छोटे से बच्चे की, तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके सेंसेस काम कर रहे होते हैं, लेकिन वैसे काम नहीं करते जैसे एक 20 साल के बच्चे के या 20 साल के लड़के के सेंसेस काम कर रहे होते हैं, या लड़की के सेंसेस काम कर रहे होते हैं। अब सेंसेशन को अगर आसान जबान में हम डिफाइन करें, तो वो आसान जबान में डिफाइन करना ये है कि अपने पांचों सेंसेस का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईज, नोज, टंग, स्किन, एयर, इन सेंसेस का इस्तेमाल करके, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने हर इंसान, एक नॉर्मल इंसान को नवाजे हैं, इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द से, अपने एनवायरनमेंट से मैसेजेस को कलेक्ट करना, अपने एनवायरनमेंट से चीजों को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना। समझ आ रही है बात? कि आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, लेकिन सेंसेशन का काम वहां पे खत्म हो जाता है जब आपने उस चीज को गैदर कर लिया। उसका जो अगला स्टेप है वो आता है परसेप्शन का। जैसे छोटे बच्चे के पास सेंसेस तो होते हैं, लेकिन वो परसीव नहीं कर पाता। अब परसीव करने का मतलब क्या है? परसीव करने का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना क्या है? कि आपने किसी चीज की आवाज सुनी, आवाज सुनने से आपको अंदाजा हो जाता है कि आवाज, जैसे फोन पे जब हम बात करते हैं तो अक्सर जो है वो फोन रिसीव करते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीछे जो है वो मर्द बात कर रहा है या औरत बात कर रही है या किसी बच्चे की आवाज है, ठीक है। तो ये एनालाइज करना, मर्द है, औरत है, बच्चा है, शीशा टूटने की आवाज है, किसी के गुनगुनाने की आवाज है, किसी के रोने की आवाज है, इन सारी चीजों को मीनिंग जब दिया जाता है तो ये परसेप्शन में आ जाता है, ठीक है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास परसेप्शन नहीं होता, लेकिन उसके सेंसेस काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते, लेकिन किसी हद तक करते हैं। छोटे बच्चे के सेंसेस भी इतने अच्छे काम नहीं करते, इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा छोटा बच्चा, आप उसे बुलाते रहे वो आपकी तरफ नहीं देखेगा, वो किसी और चीज की तरफ देख रहा होगा, किसी बल्ब को देखेगा, पंखा चल रहा है तो उससे पंखे को देखेगा, या आप उसे आवाज दें, या एकदम से बहुत तेज आवाज आएगी तो आप नहीं डरेंगे, लेकिन बच्चा डर जाएगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसके पास उस आवाज का परसेप्शन क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो उसके सेंसेस सही तरीके से काम नहीं करते, या करते भी हैं तो हम ये सेंटेंस भी कहेंगे कि बच्चे का परसेप्शन डेवलप नहीं हुआ हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका परसेप्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि एक छोटा बच्चा जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, जबकि अगर आपकी एग्जाम्पल दी जाए तो आपको भूख लगेगी तो आप रोएंगे नहीं, ठीक है। अगर आपसे आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है तो आप उस आर्ग्यूमेंट को समझेंगे, क्योंकि आपका परसेप्शन डेवलप हो चुका है, ठीक है। अगर आपसे अम्मा कह रही हैं कि अभी मेरा काम है, अभी मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती, तो इसका मतलब आप उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। जबकि एक दिन के बच्चे को अम्मा जो है वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देके चुप नहीं करा सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका परसेप्शन डेवलप नहीं हुआ हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, जैसे जैसे वो अपने गिरदोनवा के एनवायरनमेंट को पिक करता है तो वो चीजें उसे समझ आने लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम टॉपिक की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा सा जूम कर लें, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, सेंसेशन एंड द सेंसेस, और एक लाइन लिखी हुई है स्टिम्युलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टिम्युलेशन का मतलब क्या है। स्टिम्युलेशन का मतलब ये है कि किसी काम का होना और जिसके उस काम के होने से अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आए, ठीक है। आप किसी तेज रोशनी को देखते हैं, आपकी आंखें चुंधियाने लगती हैं, ठीक है।
बहुत जोर से किसी आवाज को सुनते तो आप कानों पे हाथ रख देते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये रिस्पॉन्सेज हैं। किसी भी सेंस को, किसी भी आवाज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करना और उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देना या रिस्पॉन्स देना। मैं आपसे जैसे अक्सर जो है वो आपको अगर फर्ज करें कोई लतीफा सुनाया गया तो लतीफा सुनते ही आपको हंसी आ गई, ये क्या है, आपको स्टिमुलेट किया गया उस स्पेसिफिक इमोशन को रिएक्ट करने में। आपको गुस्सा दिलाया गया, कोई गलत बात कही, अगेंस्ट में क्या आएगा, गुस्सा आना यानी कि रिएक्शन है, और गुस्सा दिलाने के लिए जो जुमलों का कहना वो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्टिमुलेशन जो है वो साइकोलॉजी की एक टेक्निकल टर्म है और इसको इस तरीके से हम एग्जांपल दे सकते हैं। स्विच ऑन करने पे करंट लगना, जैसे करंट लगता है आपका हाथ फौरन पीछे जाता है। अब ये फौरन पीछे जाना, सेकंड्स के अंदर काम होना, लतीफा सुनते ही जो है वो आपको फौरन हंसी आना, किसी गलत बात को सुनते हुए रोना आना या गुस्सा आना, ये सारी चीजें विद इन दी सेकंड्स हो रही है। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन ये सेकंड्स में आपके पूरी बॉडी में ये प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, दिमाग या ब्रेन जो है, ये आपका नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को पिक करता है, उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद फौरन जो है वो रिजल्ट्स जनरेट करता है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर में आपने ए टाइप किया, टाइप करते ही आपको नैनो सेकंड्स के अंदर आपके पास स्क्रीन पे जो भी चीज आपने टाइप की वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो सेंसेशन का बेसिकली मकसद क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जिसमें आपके पास आईज आ गई। आईज का काम है साइट देखना, नोज का स्मेल करना, टंग का टेस्ट करना, स्किन टच, एयर साउंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जुमला लिखा हुआ है, एट द लेवल ऑफ सेंसेशन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग अवेलेबल। जैसे मैंने पहले बताया कि सेंसेशन के पॉइंट पे आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। आप कोई अजीब सी आवाज सुने जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना, तो आप उसे परसीव नहीं कर सकते किस चीज की आवाज है। फोन पे आप किसी अनजाने शख्स की आवाज सुने तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये किसकी आवाज है या कौन मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, तो सेंसेशन के लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग या मीनिंग अवेलेबल नहीं होता। जहां भी अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग अवेलेबल होना शुरू हो जाए, समझे वहां से परसेप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और जुमला लिखा हुआ है, एट द लेवल ऑफ सेंसेशन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमंस आर हायर ऑन द लेवल ऑफ परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन है जब भी हम एक इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। ठीक है, दूसरा ये कि हम अगर एनिमल और ह्यूमन से जरा सा डिफ्रेंशिएट करें तो परसेप्शन है जब भी हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, एनिमल्स में इमोशंस नहीं होते, सिर्फ सेंसेशन होता है। आवाज सुन के वो डरेंगे लेकिन वो परसीव नहीं कर पाएंगे कि आवाज किस चीज की है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। ठीक है, लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ने ये क्वालिटी रखी है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका परसेप्शन और स्ट्रांग होता है। जितनी आपकी एज बढ़ेगी आपका परसेप्शन और स्ट्रांग होगा। आप अगर अपने आप को कंपेयर करें पिछले 5 साल से, तो आप सोचेंगे कि हाँ, कुछ गलतियां, कुछ बेवकूफियां ऐसी थी जो मैंने की और जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रेजेंट से जब आप अगले 5 साल बाद फिर कंपेयर करेंगे तो फिर आपको यही चीज महसूस होगी। और यही चीज, यही प्रोसेस जब आप 50 साल के हो जाएंगे या उससे ऊपर, तो अब आप पीछे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि हाँ, ये चीज ऐसी नहीं थी जिसपे इतना इमोशनल रिएक्शन की जरूरत थी, या जो काम मैंने किया वो सही था या गलत था। अपने आप को आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करेंगे तो आप इस चीज को एनालाइज करेंगे। अब क्यों ये चीज आपकी जहन में आई, या ये सिर्फ परसेप्शन की वजह से, जैसे जैसे जिंदगी गुजरी आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता गया। ठीक है, और वो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग कैसे हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारे एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू की और वो आपके दिमाग के स्टोरेज बॉक्स में जाके, यानी आपके सब कॉन्शियस में स्टोर हो गई। जब सब कॉन्शियस में बहुत सारी चीजें स्टोर हो गई तो अब आपके लिए आपका परसेप्शन स्ट्रांग हो गया। जब परसेप्शन स्ट्रांग हो गया तो आपके पास मीनिंग्स जनरेट हो गए, आपके पास अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेशन तक बात समझ में आ गई। अब ऊपर मैंने, मैम जी बोले, मैम आप प्लीज थोड़ा सा स्लो स्लो बोले ना, नोट डाउन करने में इशू हो रहा है।
अच्छा चलो, फिर मुझे रोक दिया करो अगर ऐसा हो, क्योंकि वो एक फिर रिदम बनता है ना, तो फिर उसके बाद अ, मैम खामोश होना। या फिर आप अभी 2 मिनट के लिए रुक जाए, जितना आपने बताया हम इतना नोट डाउन कर चलो लें। मैं पॉज लेती हूँ, फिर मुझे बता देना तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके मैम। इस दौरान जो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। जो मैम अभी आपने लास्ट पॉइंट बताया, सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसके बाद आप जो बता स्टोर रही हो थी वो जाती दोबारा है। बता दें। देखो जैसे जैसे परसेप्शन क्रिएट होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, देखो अब ये डायग्राम वाली चीजें ये क्लास में ही समझने वाली है। अब इसको समझाना अब ऐसे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अल्लाह करे क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो फिर हम बोर्ड वर्क करें। तो देखो इंसान के ना 3 तरह के कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस यानी कि अभी जो मैं होशो आवाज में बात करूँ, सब कॉन्शियस जो चीजें मेरे सब कॉन्शियस में स्टोर हो गई। रात में मैंने क्या खाना खाया था, उस शादी में मैंने कौन से कपड़े पहने थे, मैंने उस बंदे से क्या कहा था, मैंने पिछले सेमेस्टर क्या पढ़ाया था, ये सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर हुई हुई हैं। जब जरूरत पड़ती है, मुझसे कोई पूछे मेरा क्या नाम है, मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर है। जब कोई पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगी, ठीक है। ये है सबकॉन्शियस। एक होती है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस आपकी हिडन विशेज और डिजायर्स है, छुपी हुई विशेज और डिजायर्स, जिसका लोगों को नहीं पता, ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट वो है कि मुझे भी नहीं पता, या फिर पता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, ठीक है। ये हिडन विशेज होती है जिसे हम अनकॉन्शियस में, ये ऐसे समझो कि एक समंदर है, समंदर के ऊपर जो चीज नजर आ रही है आपको, आइसबर्ग अगर आपको नजर आ रहा है, वो आपका कॉन्शियस हो गया, ठीक है। समंदर जहां पे आइसबर्ग से मिलता है, जिस लेयर पे समंदर यानी समंदर की जो लेयर स्टार्ट होती है, जहां आइसबर्ग आपको दिखाई दे रहा है समंदर में ही, वो आपका सबकॉन्शियस है, ठीक है। और अनकॉन्शियस क्या है, वो तय जो आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब अनकॉन्शियस की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, वो हम पर्सनालिटी में करेंगे। परसेप्शन में मैंने जो जुमला आपको बताया है, जो वर्ड बताया, वो है सबकॉन्शियस, जहां आपकी चीजें स्टोर होती हैं और वक्त आने पे जब वो चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप, अक्सर ऐसा होता है ना, हम किसी से पहली दफा मिलते हैं और हम ये कहते हैं कि मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कुछ तो गड़बड़ है या मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, ये स्टेटमेंट हम क्यों कहते हैं? हमें कोई इल्हाम तो नहीं हुआ, हम अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, हम अपने ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, हम अपने इंट्यूशंस की बेसिस पे, हम अपने परसेप्शन की बेसिस पे ये जुमला कहते हैं। और अक्सर व बेशतर ऐसा होता भी है कि हमने कहा सही नहीं और वो वाकई में सही नहीं निकलता। तो हम कोई फरिश्ते नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। जितना जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, जितना आप इन्वायरमेंट से चीजें पिक करेंगे, उतना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा। और लोगों को ऑब्जर्व करने का या अपना परसेप्शन स्ट्रॉन्ग करने का जो सबसे बेहतरीन चीज है, आप कम्युनिकेट करें, लोगों से बात करें, लोगों को, अच्छा कम्युनिकेशन से भी ऊपर जो एक चीज आती है वो आती है लिसनिंग, सुने, लोगों को सुने, अपनी कम सुनाए, लोगों की ज्यादा सुने, ठीक है। जितना आप लिसनिंग करेंगे, जितने अच्छे आप लिसनर होंगे, उतनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकेंगे। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, उतना अच्छा आपका परसेप्शन होगा। परसेप्शन अच्छा होगा तो आपके सबकॉन्शियस में चीजें यानी बहुत ज्यादा मवाद जो है वो स्टोर होगा। जब वो स्टोर होगा तो आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी मैम। स्टिमुलेशन के अगेंस्ट में आपका जो है वो रिएक्शन आता है। चले जी आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन में वही बातें की गई हैं जो मैंने आपको लेक्चर में समझाई हैं। द एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ दीज सिग्नल्स टू हायर सेंटर्स इन द ब्रेन। अब ब्रेन का जो चैप्टर है हमारे पास, वो चैप्टर पढ़ाना तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही चाहिए, ठीक है, जो मैं पिछले कुछ अरसे तक पढ़ाती भी थी। लेकिन हमारे पास कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हैं और जो है वो जिन्होंने मेडिकल कभी नहीं पढ़ी उसके भी स्टूडेंट्स होंगे। अब उनके लिए उन टर्म्स को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। तो वो जो ब्रेन का चैप्टर है, वो चैप्टर मैंने कर दिया है आखिर में, सबसे आखिर में, ठीक है। और उसको इतना कंसाइज करके उसके नोट्स बना के मैं आपको दे दूंगी, आपने सिर्फ वही रट्टा लगा लेना है जिनको मुश्किल लगता है। तो ये उनकी आसानी के लिए मैंने किया है, क्योंकि वो चैप्टर में जो टर्म्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों को ने पहली दफा सुनी होती है, तो उनके लिए उसे याद करना या उसे समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रेन का वर्ड आया तो मैंने ये चीज बता दी। अच्छा जी, देखो सेंटर्स इन द ब्रेन, जो आखिर में लाइन लिखी हुई है ना, जो आखिर में आपके पास लाइन लिखी हुई है ना, सेंटर्स सेंसेशन की डेफिनेशन में देखो जरा, इसमें देखो, एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ दीज सिग्नल्स टू हायर सेंटर्स इन द ब्रेन। अब यहाँ पे अल्फाज जो है वो थोड़े से मुश्किल लिखे हुए होंगे, इस चीज का मुझे अंदाजा है, लेकिन आपने कोशिश करें टेक्निकल टर्म्स ही यूज करें। जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन का वर्ड आया है, सेंसरी रिसेप्टर्स का आया है, प्रोसेसिंग का वर्ड आया है, ट्रांसमिशन ऑफ दीज सिग्नल्स का वर्ड आया है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मार्क्स आप जो है वो इसी पे स्कोर कर सकते हैं। जितने टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। और आखिर में लिखा हुआ है सेंटर्स इन द ब्रेन। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज मैं क्लियर कर दूं कि ब्रेन का जो वर्ड आया है, तो हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जितना भी सेंसेशन, जितना भी परसेप्शन करते हैं या समझते हैं, ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेसिंग हमारी कहाँ हो रही है? हमारे ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन के अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होती है, और ब्रेन से निकलने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे हम पूरा नर्वस सिस्टम कहते हैं, उस नर्वस सिस्टम से बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती है, छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, और वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, और पूरी बॉडी में उन्हीं नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। मैंने किसी चीज की आवाज सुनी, फौरन सेकंड्स में परसीव कर लिया कि आवाज किस चीज की है। तो ये मिनटों में या सेकंड्स में चीजों की प्रोसेसिंग होना, ये सारा काम आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। अब ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं जिनमें हमारे पास बज़ाहिर तो वो बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, लेकिन वो काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, जिसकी वजह से इंसान की पूरी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में, जिसे हम कहें कि एक सही तरीके से काम करती है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी के जो है वो पार्ट्स हैं या सिस्टम्स है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम, दिल के धड़कने का सिस्टम, डाइजेस्टिव यानी हजम करने का सिस्टम, ये सारी चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें, ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं, सिग्नल्स को पिक करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और अब है हमारे पास जो चीज लिखी हुई है वो है परसेप्शन। परसेप्शन, देखो मैंने जो बात बताई कि आसान जबान में अगर हम इसे समझें, तो आसान जबान हमें क्या बताती है? हमें ये बताती है कि जो भी इन्वायरमेंट से हम चीज़ों को पिक करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट से हम चीज़ें लेते हैं, उनको जब हम किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास किस फॉर्म में आ जाती हैं? वो परसेप्शन की फॉर्म में आ जाती हैं। परसेप्शन की यहाँ मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं, आपको जो भी आसान लगे आप वो टर्म पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ सीक्वेंस में रखना चीजों को, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आपके स्टोरेज बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन बहुत सारी चीजों को आपको इस चीज का सेंस होना चाहिए, या इतना परसेप्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि किस वक्त आपने कौन सी चीज उस स्टोरेज बॉक्स से निकाल के और उसको इस्तेमाल करनी, ठीक है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप कभी डांटते हुए कि सोच समझ के बोला करो। क्यों कहा गया सोच समझ के बोलो?
कि आपने जो जुमले इस्तेमाल किए वो इस जगह पे मुनासिब नहीं थे, आपको जुमलों का इंतखाब सही तरीके से करना था। ठीक है, अच्छा तो क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन of sensory signals to produce a mental representation of the original stimuli। ठीक है, स्टिमुलस का बता दिया, जो चीज आपको रिएक्शन करने पे उकसाए उसे स्टिमुलाई कहेंगे। द ब्रेन और करके, द ब्रेन अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन सेंसरी इनपुट्स एंड नॉलेज। ठीक है, जो भी आप इनपुट लेंगे अपने इन्वायरमेंट से, वो आपको परसेप्शन की फॉर्म में आउटपुट में जनरेट होके वो चीज नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास फंक्शंस ऑफ परसेप्शन। 3 तरह से फंक्शन करता है, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हाट डायरेक्शन, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसकी मूवमेंट को देखेंगे और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, बस इन 3 चीजों की बेसिस पे ही काम होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपके पास एक टर्म डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन का मतलब क्या है, देखो डेफिनेशन क्या बताती है हमें, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिस्टेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ फिर एक टर्म में डिफाइन किया गया है, रिलेटिव डिस्टेंस और एब्सोल्यूट डिस्टेंस। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस और एब्सोल्यूट। डेप्थ परसेप्शन क्या है, डिस्टेंस को मेजर करना। ठीक है, या आप ये देखें कि जो हमारे पास हम ये देखते हैं अक्सर, आपने कैमरे की अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएं तो शुरू से आखिर तक, या अगर आप हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि पिक्चर जो है, जिसकी पिक्चर ले रहे होते हैं वो बहुत क्लियर होता है, पीछे की चीजें ब्लर हो जाती हैं। ठीक है, या एक और ऑप्शन भी होता है कि पिक्चर जब ली जाती है तो जो चीज, यानी जिस ऑब्जेक्ट की या जिस शख्स की आपने तस्वीर लेनी है वो तो पिक्चर में आता ही आता है, उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द की बहुत सारी चीजें, मतलब वो कैमरा इस सेटिंग में जाता है कि इर्द गिर्द की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। या फिर आप अक्सर ये भी देखते हैं कि पिक्चर में आपको जो है वो इस तरीके से पिक्चर ली जाती है, अक्सर मूवीज में आप देखें कि जब आपको मूवी में किसी एक ऐसी चीज को क्लियर करना होता है तो आपको वो कहीं ना कहीं कैमरे को इस तरीके से सेट करते हैं कि आपको वो चीज पहले नजर आती है और फिर बाद में किसी सीन में उस चीज को क्लियर किया जाता है। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये जितनी भी टेक्टिक्स हैं, ये ली गई हैं इंसान के देखने के स्टाइल से। ठीक है, अक्सर आपकी आंखें दुनिया का बेहतरीन कैमरा है, उससे अच्छा कैमरा कोई नहीं हो सकता। आप जितने कलर्स देख सकते हैं एक वक्त में, जितनी चीजें देख सकते हैं, ये एक खुदा की तरफ से है। तो कैमरे में जितनी भी टेक्निक्स और टेक्टिक्स यूज की जाती हैं वो इंसान के देखने के, या ये कहें हम कि उसके साइट को देखते हुए उसका साइट किस तरीके से काम करता है, उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक वक्त था जब हमारे पास तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट होती थी, एक वक्त था जब हमारे पास तस्वीरें ब्लर होती थी, एक वक्त है कि हमारे पास तस्वीरें क्लियर होना शुरू हुई, पिक्सल्स जो है वो बहुत क्लियर होना शुरू हुए। इसी तरीके से इंसान का डेप्थ परसेप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। मैं किसी चीज को सामने से देख रही हूँ तो मेरा और उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है और मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर सकती हूँ। जिन लोगों के चश्मे होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि अगर आपकी दूर की नजर कमजोर है, जैसे मेरी दूर की नजर वीक है, तो मुझे बिल बोर्ड्स वगैरह नजर नहीं आते, ब्लर हो जाते हैं। बहुत दूर से अगर आप सामने की चीज देख रहे हो तो आपको नजर, लेकिन वही चीज जब आप चश्मा लगाएं तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चीज लिखी हुई है लेकिन ब्लर है तो आप उस मैसेज को पिक नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये चीजें समझाने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करें कि एक्चुअल में समझाने की क्या कोशिश करें। तो परसेप्शन में हमारी सेंसरी ऑर्गन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डेप्थ परसेप्शन की तो हमने बात कर ली, डिस्टेंस की बात कर ली, ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की के दरमियान जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज।
मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज वो क्यूज होते हैं जिसमें आपको दोनों आंखों यानी किसी चीज को देखने के लिए दोनों आंखों के कॉपरेशन की जरूरत है, ठीक है। और मोनोक्यूलर कौन से होते हैं? कोई ऐसी चीज जिसमें आपको एक आंख की जरूरत है। अगर जिन लोगों ने साइंस से पढ़ा हो तो आपको याद हो, फिजिक्स में हम एक प्रैक्टिकल करते थे जिसमें, अब मुझे वो प्रैक्टिकल का तो नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक आंख बंद करके आपने दोनों जो है वो पॉइंट्स है उन्हें मिलाना होता था। और उसमें जिन लोगों ने किया होगा उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कि एक आंख बंद करके एक आंख आपकी थक जाती थी। अब पता नहीं कौन सा था वो प्रैक्टिकल, ऐसे करके उसमें पॉइंट्स मिलाने होते थे और वो एक डिश सी रखी हुई होती और उसमें, मुझे तो याद भी नहीं, वो प्रैक्टिकल हम करते थे और उसमें हम एक आंख का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। या अक्सर जो है वो पुराने जमाने के जो कैमरे होते हैं उसमें भी यही होता है कि एक आंख बंद करके और एक आंख से आप जो है वो पिक्चर को क्लिक करते। या फिर एक छोटा बच्चों के खेलने का एक कैमरा आता था जिसमें आपके पास अंदर पिक्चर्स ऑलरेडी मौजूद होती थी, ठीक है। कॉनकेव मिरर, यस कॉनकेव मिरर। तो वो उस चीज में भी आप क्या करते थे, एक आंख, अगर आप दोनों आंखें खुली रखें आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी, वो काम नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसमें आपको बाज़ औक़ात दो आंखों का कॉपरेशन की जरूरत होती है, बाज़ औक़ात आपको जो है वो एक आंख के कॉपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ टर्म्स लिखी हुई है, टर्म्स की हद तक आप इस चीज को समझ लें, इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। अब यहाँ पॉज लेते हैं, अगर किसी ने लेक्चर कॉपी करना है तो वो कर ले, फिर आगे चलते। बाइनोक्यूलर वाला देखो, डेफिनेशन को देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्थ इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स अ कॉपरेशन ऑफ बोथ आईज। ऐसी चीज को, ऐसे डिस्टेंस को मेजर करना जो आप, जिसमें आपको दोनों आंखों की जरूरत हो, ठीक है, दोनों आंखों के कॉपरेशन की जरूरत हो। और मेजॉरिटी चीजें ऐसी ही होती हैं जिसमें आपको दोनों आंखों के कॉपरेशन की जरूरत हो। इसी वजह से अल्लाह ने इंसान को दो आंखें दी हैं, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा चीजें ऐसी हैं एनवायरनमेंट में जिसमें दोनों आंखों की जरूरत हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने इस एक्सपेरिमेंट की बात की क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर कि उसमें जब मैंने वो प्रैक्टिकल किया था तो उसमें एक आंख बंद करके इतनी देर तक उसे सेट करना होता है कि आपको उलझन होनी शुरू हो जाती। अब उलझन क्यों होती है? क्योंकि जाहिर है हम इंसान है, जब अल्लाह ने दो आंखें दी हैं तो इस्तेमाल भी दोनों आंखों का ही करना है। अब वो आपका अगर सेट नहीं हो रहा तो आपको उलझन होगी, आपको गुस्सा आएगा। तो वो मुझे आज तक वो प्रैक्टिकल याद है कि उसको सेट करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता था। मैम इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे बाइनोक्यूलर्स होते हैं उसमें दो लेंसेज होते हैं, तो उसमें हमें दोनों में देखना होता है। और लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें एक सिंगल लेंस होता है, उसमें एक ही आंख से हमें देखना होता है। ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, जिसमें हम वो देखते थे, एक ये एग्जाम्पल भी अच्छी है कि इसमें हम एक आंख से देखते थे, स्लाइड्स लगा के वो जो लिड्स पे हम चीजें रख के और फिर देखते थे, उसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है सवाल?
मैम इन सबको हमें और डिटेल में लिखना होगा ना। देखो शिजा शिजा है, शाजिया है, शिजा। हाँ देखो शिजा, अगर क्वेश्चन आपके पास वैसे तो परसेप्शन सेंसेशन की सिर्फ डेफिनेशंस आती है, या आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यू की बात आ गई, मोनोक्यूलर की आ गई, तो डेफिनेशंस में ही ये सवाल आता है, ये डिटेल में सवाल नहीं आता। इसके आगे जो टॉपिक है द गेस्टाल्ट व्यू का, ये आपके पास डिटेल में आता है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। अब साइकोलॉजी में आपने तैयारी कैसे करनी है कि मैं जो आपको लेक्चर लिखवा रही हूँ इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स होंगी, डायग्राम्स होंगी जो शायद आपको किताब में नहीं मिले, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो मैं अपने रिसर्च से या अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके आपको लिखवा रही हूँ। आपके पास जो मटेरियल मौजूद होगा वो आपके पास है बुक। अब आपने इसको भी पढ़ना है और बुक को लाजमी पढ़ना है। बुक को पढ़ने से आपकी जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है वो इम्प्रूव होंगी। जब आप चीजों को लिखना शुरू करेंगे ना तो आपको लिखना आएगा। तो आपने उन दोनों चीजों को फिर कंबाइन करके और अपना लेक्चर तैयार करना है या लेक्चर प्रिपेयर करना है। जरूरी नहीं है कि आप किसी कॉपी या रजिस्टर में लिख के लेक्चर तैयार करने के लिए आप किताब खरीद लें। अगर खरीदना नहीं चाहते तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी बुक की, बस आप उसको पढ़ें और सामने इसको रखें, चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जितना ओके मैम। पढ़ाया है, जितना आपको पढ़ाया है, आप उसी को सिर्फ अगर कवर कर लें तो आपके लिए बहुत है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइकोलॉजी का आपका कोर्स बहुत लेंदी है, ठीक है। आईटीबी से मैम, बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत टेक्निकल भी है। हाँ बोलो। मैम ये जो स्कोप ऑफ थॉट्स हैं, तो ये जो स्कूल आपने ऑफ लिखवाया था थॉट्स, ये, यस मैम, स्कूल तो ऑफ ये, थॉट्स। यस बोलो मैम, तो बोलो। ये जो आपने जितना लिखवाया था इसकी भी हमें और डिटेल लिखनी होगी? नहीं ये काफी है, बस इतना काफी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आपके पास फुल लेंथ है, तो जितना मैंने लिखवाया है उतना काफी है। आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या मजीद पढ़ने के लिए आप किताब को खोल सकते हैं। किताब में आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, लेकिन इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत अगर कुछ ऐड करना है, कोई चाह रहा है कि मैं अपने सवाल को मजीद लेंदी करूं, तो मैंने हर सवाल के साथ आपको एग्जाम्पल दी है, आप एग्जाम्पल दे दें। डिस्क्रिप्शन इतना काफी है, 3-4 लाइनों में डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी, बहुत है इतना। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? आगे चलें फिर। अब आते हैं गेस्टाल्ट व्यू ऑफ परसेप्शन पे। अच्छा जी, अब गेस्टाल्ट क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। यानी कि उनके कहने का ये मतलब था कि ये हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट को पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इनके कहने का ये मतलब था कि इंसान के अंदर एक कुदरती तौर पर सलाहियत है कि वो पिक्चर को, अब क्योंकि परसेप्शन डेवलप हो गया, परसेप्शन डेवलप होने के बाद जो है वो उसके बाद का ये स्टेटमेंट है कि जैसे ही परसेप्शन डेवलप होता है, अब जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 3 जो है वो कॉर्नर्स हैं, तो आपके दिमाग में फौरन से आएगा मिस ट्रायंगल की बात कर रही है। अगर मैं कहूँ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अनइक्वल 4 कॉर्नर्स हैं, तो रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, 2 इक्वल है और 2 इक्वल है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके चारों कॉर्नर्स जो है वो इक्वल है, तो आपके दिमाग में स्क्वायर की बात आएगी। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई कॉर्नर नहीं, तो आपके दिमाग में फौरन से चीज बन गई कि ओवल की बात हो रही है, ठीक है, और सॉरी सर्कल की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शक्ल एग जैसी है, अब आपके दिमाग में एग का भी परसेप्शन बना हुआ है और आपके दिमाग में उस ऑब्जेक्ट का भी परसेप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से पूरी चीज को कवर कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से इंसान जो है वो एसोसिएशन क्रिएट करता है। एसोसिएशन का साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट